स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीलम। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 5th से हमारा चैप्टर नंबर 4 है, द लैंड ऑफ डेंस फॉरेस्ट के बारे में। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जिसको हम जायर भी बोलते हैं, कंट्री का नाम है, और इस कंट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट का एरिया है। डेंस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गहरे, और फॉरेस्ट मतलब जंगल, मतलब वो एरिया, वो ज़मीन जहाँ पर बहुत घने, बहुत गहरे जंगल पाए जाते हैं, फॉरेस्ट पाए जाते हैं। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ओके, तो उन्हीं से रिलेटेड इस एरिया में, इस कंट्री में काफ़ी ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है, और इसीलिए हम उस पूरे एरिया की, पूरी कंट्री की ज्योग्राफिकल कंडीशन के बारे में देख रहे हैं इस चैप्टर के थ्रू। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी उसमें हमने कॉन्गो के बारे में, कॉन्गो कंट्री जिसका नाम है जायर, ओके, इसको हम द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को दूसरा नाम क्या है, जायर। तो जायर के बारे में हमने कुछ बातें पहले देखी है और उससे आगे हम अपने इस वीडियो में इंक्लूड करेंगे। तो इससे पहली वीडियो में जो सबसे फर्स्ट वीडियो थी चैप्टर की, उसमें हमने जो अलग अलग हमारे 7 कॉन्टिनेंट है उसके बारे में देखा था। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। जो हमारे 7 कॉन्टिनेंट थे, 7 के 7 कॉन्टिनेंट हमने देखे। उसके बाद जो हमारा द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है, ये कंट्री है, ये कहाँ पर लाई करती है, अफ्रीका में। ओके, जो अफ्रीका का पार्ट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, उसमें ये कंट्री लाई करती है। तो हमने देखा था कि वो रीजन जो इक्वेटर के आसपास होता है, वहाँ पर क्लाइमेट कैसा होता है, हॉट और वेट क्लाइमेट, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म और बहुत ज़्यादा मतलब वास्प उसमें होता है, वेट बारिश वहाँ पर होती रहती है, और वो पूरे साल ऐसा ही क्लाइमेट वहाँ पर रहता है। इसकी वजह से वहाँ पर ग्रेट बायोडाइवर्सिटी, मतलब अलग अलग चीज़ें, प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, अलग अलग बायोडाइवर्सिटी हमें वहाँ पर देखने को मिलती है। और एग्जाम्पल हम लेके चले हैं कॉन्गो का, जो कंट्री है हमारी जायर, उसके बारे में। लोकेशन के बारे में हमने देखा था कि जो कॉन्गो कंट्री है वो कहाँ पर है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। ओके, इक्वेटर इसके नॉर्दर्न पार्ट से पास होती है। कॉन्गो के वेस्ट में क्या है, जो द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो कंट्री है, उसके वेस्ट में कॉन्गो है। सेंट्रल अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एंड सूडान ऑन द नॉर्थ, नॉर्थ में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और सूडान है। ईस्ट में युगांडा, रवांडा, बुरुंडी और तंजानिया। साउथ में जम्बाविया और एंगोला। उसके बाद हमने देखा था जायर जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रिवर है वर्ल्ड की। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का लगभग जो मोस्टली पार्ट है वो जायर रिवर के बेसिन में है। जायर रिवर को कॉन्गो रिवर भी बोलते हैं और अफ्रीका की सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है। इसका एक और भी नाम है द हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका। ओके, कहाँ से ये निकलती है, सोर्स कहाँ से है कॉन्गो रिवर का, हाईलैंड एंड माउंटेन ऑफ ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट से। लेक कौन सी है, तंजानिया का और लेक मेवेरू। और भी अलग अलग लेक्स हैं जो इस एरिया में लाई करती है। कौन कौन सी लेक्स हैं, एल्बर्ट, कीवू, एडवर्ड और तंजानिया का। जायर रिवर अटलांटिक ओशियन में एंटर करती है, और कहाँ पर, मटंडी के पास में। इसलिए मटंडी इस कंट्री का, कॉन्गो कंट्री का सबसे इम्पोर्टेंट पोर्ट, बंदरगाह माना जाता है। किनशासा कैपिटल है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की। इसके बाद हमारे पास अफ्रीका का एक जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसका मैप दे रखा है, और जो आपको येलो कलर में ये शो कर रखा है ये कौन सी कंट्री है हमारी, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो।
या जायर। उसके बाद हमारे पास हमारा आज का पार्ट आता है क्लाइमेट, कि कोंगो कंट्री जो है वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। तो फर्स्ट, इट्स क्लाइमेट इज़ हॉट एंड ह्यूमिड। क्लाइमेट कैसा है? हॉट और ह्यूमिड है। हॉट मतलब बहुत ज़्यादा गर्म, और ह्यूमिड मतलब वहाँ की जो एयर है उसमें काफ़ी ज़्यादा वाटर वेपर मिलते हैं। तो हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट है। देयर इज़ इनफ सनसाइन एंड रेनफॉल इन द रीजन। सनसाइन मतलब जो सूर्य की रोशनी होती है वो, और रेनफॉल मतलब बारिश। ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सनसाइन भी होती है, सूर्य का प्रकाश भी होता है, और रेनफॉल भी होती है, बारिश भी होती है। तो ऐसा एरिया है जहाँ पर सनलाइट भी होती है, सनसाइन भी होती है, और रेनफॉल भी होती है। द एयर इज़ ह्यूमिड। एयर कैसी होती है? ह्यूमिड होती है, बहुत ज़्यादा वाटर वेपर की क्वांटिटी उसमें होती है। द मॉर्निंग आर प्लीजेंट विद ब्राइट सनसाइन। मॉर्निंग सुबह कैसी होती है? ब्राइट सनसाइन मतलब तेज चमकता सूरज होता है। एज ए रिजल्ट ऑफ इक्वेटोरियल लोकेशन द कोंगो एक्सपीरियंस लार्ज अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन एंड हैज़ द हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ थंडरस्टॉर्म इन द वर्ल्ड। क्योंकि ये एक इक्वेटोरियल लोकेशन पे है, ठीक है, जो हमारी इक्वेटर लाइन है उसके आसपास है, इसलिए कोंगो जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रिसिपिटेशन का मतलब होता है जो वर्षा चक्र होता है वो काफ़ी बड़ा है। ठीक है, प्रिसिपिटेशन को क्या बोलते हैं? वर्षा चक्र, या बारिश की जो बार बार आने की संभावना, बार बार आने की प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं प्रिसिपिटेशन। तो कोंगो में वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर बारिश होती है, और थंडर स्टॉर्म जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं। थंडर स्टॉर्म होती है जो धूल भरी आंधियाँ होती है उनको बोलते हैं थंडर स्टॉर्म। द एनुअल रेनफॉल कैन टोटल अपवार्ड ऑफ 80 इंचज यानी कि 20 सेंटीमीटर इन सम प्लेस, एंड द एरिया सस्टेन द सेकेंड लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। रेनफॉल लेवल वहाँ का कितना है? 80 इंचज या 200 सेंटीमीटर। वहाँ का रेनफॉल लेवल कितना है? 200 सेंटीमीटर। ओके, एनुअल मतलब हर साल वहाँ पर कम से कम 200 सेंटीमीटर बारिश जरूर होती है, और इसी की वजह से यहाँ पर सेकेंड लार्जेस्ट रेनफॉल मिलता है वर्ल्ड का। वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा नहीं, सेकेंड, ठीक है, बड़ा तो अमेजन रेन फॉरेस्ट है, लेकिन जो सेकंड नंबर पे जो सबसे बड़ा है, सेकंड लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट जो है वो कहाँ पर मिलता है? कोंगो में। ठीक है, और किसकी वजह से? क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। बारिश की वजह से आपको तो पता है कि बारिश होती है तो वहाँ पर पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा होते हैं, इसी वजह से कोंगो में वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट है। रेन फॉरेस्ट का मतलब होता है कि वो फॉरेस्ट जो टोटली किस पर डिपेंड होते हैं? बारिश पर डिपेंड होते हैं। ओके, रेन फॉरेस्ट जो होते हैं उनको एवरग्रीन फॉरेस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि बारिश हमेशा वहाँ पर होती रहती है जिसकी वजह से पेड़ पौधे वहाँ पर हरे रहते हैं, बिल्कुल ग्रीन रहते हैं, इसलिए उनको एवरग्रीन फॉरेस्ट भी बोलते हैं। तो वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट कहाँ पर है? कोंगो में। रेनफॉल लेवल कितना है? एनुअल रेनफॉल लेवल कितना है कोंगो का? 200 सेंटीमीटर या 80 इंचज। सबसे बड़ा जो रेन फॉरेस्ट है वो कौन सा है? अमेजन है, और उसके बाद आता है कोंगो का जो डेंस फॉरेस्ट है वो। दिस एरिया इज सराउंडेड बाय प्लेट्यू merging into savanna in the south and southwest। ओके, तो ये जो एरिया है वो एक सराउंडेड बाय प्लेट्यू, ठीक है, जो एरिया जो जिस कोंगो की बात कर रहे हैं जो रेन फॉरेस्ट है, सराउंडेड बाय प्लेट्यू, वहाँ पर एक प्लेट्यू भी है, मर्जिंग इनटू सवाना इन द साउथ एंड साउथ वेस्ट, और साउथ वेस्ट में क्या है? सवाना। सवाना एक ग्रासलैंड का नाम है। ओके, ग्रासलैंड क्या होती है? ऐसा एरिया जहाँ पर हमें दूर दूर तक बड़ी बड़ी ग्रास दिखेगी, घास दिखेगी दूर दूर तक। ओके, तो स्वाना ग्रासलैंड कहाँ पर है? अफ्रीका में। ओके, अगर आपसे पूछे कि स्वाना
ग्रासलैंड कहाँ पर है, तो वो अफ्रीका में, और अफ्रीका में भी कहाँ पर, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, जायर में। और इसके भी किस पार्ट में, साउथ और साउथ वेस्ट पार्ट में ये ग्रासलैंड लाई करता है। बाय माउंटेनियस टेरेस इन द वेस्ट, वेस्ट साइड में क्या है, माउंटेनियस टेरेस है, एंड डेंस ग्रासलैंड एक्सटेंडिंग बियॉन्ड द कोंगो रिवर इन द नॉर्थ, और नॉर्थ में कोंगो रिवर तक ये ग्रासलैंड फैला हुआ है। हाई माउंटेन आर फाउंड इन द एक्सट्रीम ईस्टर्न रीजन, बहुत ऊंचे ऊंचे माउंटेन भी है, हाई माउंटेन्स भी है, और वो किस साइड है, ईस्टर्न साइड में। ओके, तो ये हमें दे रखा है जो वहाँ का डेंस फॉरेस्ट है ना, डेंस फॉरेस्ट के बारे में दे रखा है कि वो डेंस फॉरेस्ट कैसा है, कहाँ पर है। ग्रासलैंड कौन सा पाया जाता है, सवाना ग्रासलैंड पाया जाता है साउथ और साउथ वेस्ट में। वेस्ट साइड में माउंटेनियस टेरेस है। कोंगो रिवर नॉर्थ में वहाँ तक फैला हुआ है, और ईस्ट साइड में हाई माउंटेन है। तो ये था क्लाइमेट। तो क्लाइमेट में हमने देखा वहाँ पर क्लाइमेट कैसा होता है, हॉट और ह्यूमिड, काफ़ी ज़्यादा सनसाइन भी है और रेनफॉल भी होता है। मॉर्निंग ब्राइट होती है बिल्कुल सनसाइन की वजह से। इक्वेटेरियल लोकेशन होने की वजह से प्रिसिपिटेशन काफ़ी ज़्यादा होती है। प्रिसिपिटेशन ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर ज़्यादा बारिश आती है। बारिश का लेवल, जो रेनफॉल लेवल है, वो 80 इंचज़ या 200 सेंटीमीटर है। सेकेंड लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट है, वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट फॉरेस्ट है। सबसे फर्स्ट है अमेजन, उसके बाद आता है वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट, जो जायर में है। स्वाना ग्रासलैंड पाया जाता है वहाँ पर, और वहाँ का मेन ग्रासलैंड भी है। तो ये था हमारा क्लाइमेट के बारे में। उसके बाद हमारे पास आता है वेजिटेशन। वेजिटेशन होता है वनस्पति, जो वनस्पति होती है, जो पेड़ पौधे होते हैं, उनके बारे में कि वो किस टाइप की है। तो वेजिटेशन में हमारे पास आता है सच क्लाइमेट हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ थिक फॉरेस्ट विद टैल ट्रीज। जिस टाइप का क्लाइमेट यहाँ पर पाया जाता है, जायर में जिस टाइप का क्लाइमेट पाया जाता है, कोंगो में जिस टाइप का क्लाइमेट पाया जाता है, तो उस टाइप के क्लाइमेट की वजह से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा थिक फॉरेस्ट हमें देखने को मिलते हैं, और वो भी टाल ट्रीज, मतलब बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं, और बिल्कुल थिक फॉरेस्ट मतलब बहुत गहरा फॉरेस्ट वहाँ पर ग्रो कर सकता है। द ट्रीज इन दिस एरिया grow very tall and from a canopy preventing sunlight from reaching the ground। यहाँ पर ट्रीज जो होते हैं वो इतने बड़े और इतने गहरे होते हैं कि जो सनलाइट होती है वो बड़ी मुश्किल से अर्थ ग्राउंड तक पहुँच पाती है। इतने बड़े और इतने गहरे फॉरेस्ट ट्रीज होते हैं वहाँ पर, जिसकी वजह से जो सनलाइट होती है वो अर्थ पर, जो हमारा धरती का पार्ट होता है नीचे, उसके ऊपर पहुंच नहीं पाती है, क्योंकि वो पेड़ इतने गहरे और घने होते हैं, जिसकी वजह से जो सनलाइट है, जो सनसाइन है, वो ऊपर पत्तों में ही उलझ कर रह जाती है, नीचे तक नहीं आ पाती। देयरफॉर कोंगो इज समटाइम कॉल्ड द हार्ट ऑफ डार्कनेस। और इसी की वजह से, क्योंकि अगर सनसाइन नीचे फॉरेस्ट में नहीं जाएगी, नीचे अर्थ सरफेस पर नहीं आएगी, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ पर अंधेरा होगा, और इसी की वजह से उसको क्या बोलते हैं, हार्ट ऑफ डार्कनेस, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होता है, काफ़ी ज़्यादा घना पार्ट होता है, तो वहाँ पर उसी की वजह से डार्कनेस ज़्यादा होती है। तो इसी की वजह से कोंगो को क्या बोलते हैं, हार्ट ऑफ डार्कनेस बोलते हैं, कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है। द ग्राउंड इज़ कवर्ड विद सर्ब्स एंड बुशेस। जो ग्राउंड होता है, ठीक है, एक तो पेड़ होते हैं बड़े बड़े, ठीक है, पेड़ तो क्या है कि उनमें से जैसे उनका जो तना होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन नीचे जो अर्थ का पार्ट होता है उस पर क्या होती है, अलग अलग सर्ब्स और जो बसेज होती है, छोटी छोटी झाड़ियाँ, वो फैली होती है। तो जो अर्थ का नीचे का पार्ट होता है वो तो हमें बिल्कुल दिखाई ही नहीं देता कि अर्थ, धरती कहाँ पर है नीचे। ऊपर देखेंगे तो हमें ऊपर बड़े बड़े पेड़ दिखेंगे, उनकी टहनियाँ दिखेंगी, सनलाइट वहाँ से आएगी नहीं। और अगर नीचे देखेंगे पैरों ज़मीन की तरफ, तो वहाँ पर हमें ज़मीन नहीं दिखेगी, बल्कि वहाँ पर जो छोटी छोटी झाड़ियाँ होंगी वो दिखेंगी।
ए लार्ज वेराइटी ऑफ ट्री ग्रो इन दिस रीजन। अलग अलग वेराइटी के ट्री, अलग अलग किस्म के ट्री वहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। अबाउट हाफ ऑफ द कंट्री इज कवर्ड विद थिक इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। और जो कोंगो कंट्री है इसका हाफ पार्ट जो है वो किससे कवर्ड है? इक्वेटोरियल फॉरेस्ट से। काफ़ी घने जो फॉरेस्ट है उनसे कवर्ड है। कोंगो का हाफ पार्ट, जो कोंगो कंट्री है, जायर कंट्री है, उसका आधा पार्ट थिक फॉरेस्ट से कवर्ड है। द फॉरेस्ट रिमेन ग्रीन ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर। ये फॉरेस्ट जो होता है लगभग पूरे साल ग्रीन होता है। दे आर कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट। और इसीलिए हम इसको कौन सा फॉरेस्ट बोलते हैं? एवरग्रीन फॉरेस्ट भी बोलते हैं। हमने देखा था ना रेन फॉरेस्ट को और क्या बोलते हैं? एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं। द हार्डवुड ट्रीज लाइक मोगनी एंड इवोनी प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर मैनी इंडस्ट्री। और इस फॉरेस्ट में मोस्टली जो ट्री पाए जाती है वो कौन कौन से है? महोगनी और इबोनी। ठीक है, दोनों हार्डवुड ट्री है। हार्डवुड मतलब बहुत लंबी लंबी, और बिल्कुल हार्डवुड मतलब जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराती है। ओके, ऐसी ऐसी लकड़ियाँ होती है जो जल्दी से ना तो गलती है ना टूटती है। तो ऐसे ट्रीज़ हमें इस फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं। और इन्हीं ट्रीज़ की वजह से जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है उनको रॉ मटेरियल मिलता है। और ट्रीज़ कौन कौन से हैं? महोगनी और इबोनी ट्रीज़। ओके, तो ये वेजिटेशन के बारे में है कि वहाँ की वेजिटेशन किस टाइप की है, वहाँ पर जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो किस टाइप के हैं। तो हमने इसमें ये बताना है कि जो फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पर बहुत बड़े बड़े ट्रीज होते हैं और उनकी ऊपर का जो पार्ट होता है वो बहुत गहरा होता है, जिसकी वजह से सनलाइट अर्थ ग्राउंड तक नहीं पहुँच पाती। और अर्थ ग्राउंड पर जब सनलाइट नहीं आती तो वहाँ पर अंधेरा होता है, डार्कनेस होती है। इसलिए इस फॉरेस्ट को हार्ट ऑफ डार्कनेस बोला जाता है। ग्राउंड सर्ब्स और बसेस से, जो बसेस मतलब जो झाड़ियाँ होती है उनसे ढका हुआ होता है। अलग अलग वैरायटी के ट्रीज होते हैं। कंट्री का हाफ पार्ट इन थिक फॉरेस्ट से कवर्ड है। हर साल ये फॉरेस्ट ग्रीन रहते, कभी भी अपने पत्ते नहीं झाड़ते हैं, इसलिए इनको एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं। हार्डवुड ट्रीज मिलते हैं जैसे महोगनी और इबोनी, जो इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं। तो ये है जो कोंगो में वेजिटेशन पाया जाता है, उस वेजिटेशन का पार्ट। इसके बाद हमारे पास आता है वाइल्ड लाइफ के बारे में। वाइल्ड लाइफ मतलब एनिमल्स। ओके, जो एनिमल्स है वो किस टाइप के पाए जाते हैं कोंगो में? द रेन फॉरेस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। जो कोंगो में रेन फॉरेस्ट पाया जाता है तो वहाँ पर ग्रेट बायोडाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। अलग अलग टाइप के एनिमल्स वहाँ पर पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग मैनी रेयर एंड एंडेमिक स्पीसीज। और कुछ स्पीसीज, कुछ जाति तो ऐसी है, कुछ स्पीसीज तो ऐसी है जो या तो बहुत कम है या बिल्कुल ख़त्म होने वाली है, सच एज बोथ स्पीसीज ऑफ चिंपैंजी। और इस स्पीसीज में हम मोस्टली किसको इंक्लूड करते हैं? जो चिंपैंजीज होते हैं उनको। द कॉमन चिंपैंजीज एंड द बोनोबो ऑल्सो नोन एज पिग्मी चिंपैंजी। तो जो चिंपैंजी होते हैं उनको इसमें मोस्टली इंक्लूड किया जाता है, जो रेयर और एंडेमिक स्पीसीज है, मतलब या तो वो बहुत कम बची है या वो थोड़े टाइम बाद ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा माउंटेन गोरिल्ला, ओकापी एंड वाइट राइनो, तो ये तीनों एनिमल्स भी वहाँ पर पाए जाते हैं। 5 ऑफ द कंट्री नेशनल पार्क सच एज, कंट्री के 5 नेशनल पार्क भी वहाँ पर बने हुए हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो में। और वो कौन कौन से हैं? एज द गरुम्बा, कहूजी बेगा, स्लोंगा एंड विरुंगा नेशनल पार्क। ओके, कौन कौन से नेशनल पार्क है? गुरुम्बा, कहूजी बेगा, सलोंगा एंड विरुंगा नेशनल पार्क। ये पार्क कहाँ पर पाए जाते हैं, कहाँ पर बने हुए हैं? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो में। और इसके अलावा वहाँ पर एक वाइल्ड लाइफ रिजर्वर भी है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्टेड है। और वो कौन सा वाइल्ड लाइफ रिजर्वर है? ओकापी। ठीक है, तो जो ओकापी वाइल्ड लाइफ रिजर्वर है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में
माना इंक्लूड है। तो ये है वहाँ की वाइल्ड लाइफ के बारे में कि वहाँ पर एनिमल्स कौन कौन से पाए जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम बस इतना ही पार्ट कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में हमने इंक्लूड किया है क्लाइमेट की, जो हमारे पास डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो दे रखी है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ का वेजिटेशन किस टाइप का है, पेड़ पौधे कैसे हैं, फॉरेस्ट कैसे हैं, और वाइल्ड लाइफ के बारे में कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में किस टाइप की वाइल्ड लाइफ, किस टाइप के एनिमल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एग्रीकल्चर का पार्ट इंक्लूड करेंगे कि वहाँ पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड कौन कौन सी एक्टिविटी की जाती है। तो आज के पार्ट में इतना ही। आई होप जो पार्ट हमने इसमें इंक्लूड किया है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसको आप एक बार दोबारा से पढ़ोगे और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो अपनी फेयर नोटबुक में लिखोगे। ओके, अगर किसी भी पॉइंट में क्लाइमेट, वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू।